अच्छा, सेक्शन है 11, असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड रिकवरी ऑफ टैक्स नॉट लेविड और शॉर्ट लेविड और erroneously रिफंडेड। अच्छा, जब पहले भी हमने डिस्कस किया था जब क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही थी कि जब भी टैक्स जो है ऑर्डर करते हैं, जब भी हम, ठीक है, किसी के अगेंस्ट, यानी जिसको हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, जिसको हमने 10 मिलियन का टैक्स लगाया, इसको 5 मिलियन का लगाया, इसको पेनल्टी का नोटिस, नॉन फाइलिंग का, इसने बंदे ने रिटर्न फाइलिंग की थी, उसको हमने नोटिस उसका उसके अगेंस्ट ऑर्डर किए हैं, ठीक है। तो वो सेक्शन 11 की बात हो रही होती है, ठीक है। सेक्शन 11 के तहत हम ऑर्डर्स करते हैं सेल्स टैक्स में। अच्छा, अब पहला इसमें जो एमसीक्यूज के हवाले से हम देखेंगे, जब कोई बंदा जिसको हमने रिटर्न फाइल करने का कहना है, ठीक है, जिसको लाने का है कि उसने रिटर्न फाइल करनी है लेकिन वो रिटर्न फाइल नहीं करता, ठीक है, या जिसने टैक्स पे जो उसका बनता था वो उससे कम पे करता है, ठीक है, एन अमाउंट pays एन अमाउंट फॉर सम मिसकैलकुलेशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ टैक्स एक्चुअली पेएबल, ठीक है। दो ऑप्शन है, दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो उसने रिटर्न फाइल नहीं की, दूसरा अगर जो उसने टैक्स पे किया है वो एक्चुअली जो पेएबल था उससे कम था, ठीक है। उसमें वॉइस ब्रेक, आवाज़ का क्या सीन है? शायद आपको आ रही है आवाज़? जी सर, मुझे ठीक आ रही है आवाज़। अ, और एहसानुल्लाह? जी सर, ठीक है आवाज। ठीक है ना? आपका बेटा कोई इशू होगा, आप देखें, थोड़ी जगह चेंज करें अपनी प्लेस को। अच्छा, ठीक है, जब भी वो बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है, वो रिटर्न फाइल नहीं करता या टैक्स पे करता है, वो एक्चुअली पेएबल से कम होता है, ठीक है। तो आपने उसे, आप उसके अगेंस्ट जो है, उसने अपना टैक्स जो है वो वापस लेना है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपने ऑर्डर करने हैं, तो वो सेक्शन 11(1) में होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, जब प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल अ टैक्स रिटर्न फाइल required to file a tax return files the return after the due date and pays the amount of tax payable in accordance with the tax return along with default surcharge and penalty. The notice to show cause and the order of assessment shall await, ठीक है। जो आपको 11(1) में आपने ये नोटिस किया था, ठीक है, उस बंदे ने रिटर्न फाइल नहीं की थी, आपने उसको नोटिस किया था, अगर वो नोटिस करने पे आपके जवाब में क्या करता है, वो रिटर्न फाइल कर देता है और जो टैक्स जो उसका बनता है वो पे कर देता है, ठीक है, तो उसके टैक्स बनता है, डिफॉल्ट चार्ज है या पेनल्टी है, वो पे कर देता है, तो उसको जो है जो नोटिस है, नोटिस टू शो काज है, वो उसको आपने जो नोटिस दिया था वो अबेट कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, सब सेक्शन 2, वेयर अ पर्सन हैज नॉट पेड द टैक्स ड्यू ऑन सप्लाईज मेड बाय हिम और हैज मेड शॉर्ट पेमेंट और हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट or refund which is not admissible under this act, ठीक है, for reasons other than those specified in subsection 1, ठीक है, सबसेक्शन 1 में जो रीजन लिखी हैं उनके उनके अलावा, ठीक है, जो बंदा उसने सप्लाई जो उसने की है उन पे उसका टैक्स शार्ट पे किया है, ठीक है, या उसने इनपुट टैक्स जो क्लेम किया है उसका बनता नहीं था वो उसने क्लेम कर लिया अपने रिटर्न में, या उसने रिफंड जो उसका नहीं बनता था वो उसने क्लेम कर लिया, ठीक है, तो फिर आप उसको फिर शोकाज करेंगे, ऐसे शख्स को आप शोकाज 11(2) में करेंगे, ठीक है, सेक्शन 11 सब सेक्शन 2, ठीक हो गया। शोकाज करेंगे कि आप क्यों ना आपसे ये अमाउंट वापस ले ली जाए, ठीक है, फिर उसका जवाब देगा, फिर आके प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, सब सेक्शन 3, वेयर बाय रीजन ऑफ सम क्लूजन और डेलिब्रेट एक्ट, ठीक है, मिली भगत हुई है या जानबूझकर आपने क्या किया है, एनी टैक्स आर चार्ज हैज नॉट बीन लेविड, ठीक है, चार्ज टैक्स जो है वो आपने लेवी नहीं किया, आर मेड आर हैज बीन शॉर्ट लेविड आर हैज बीन erroneously रिफंडेड, द पर्सन लाइबल टू पे एन अमाउंट ऑफ टैक्स आर चार्ज आर अमाउंट ऑफ द टैक्स अमाउंट ऑफ फंड erroneously मेड शैल बी सर्व्ड विद द नोटिस, ठीक है। जब आपने रिफंड करवा लिया है या आपने टैक्स जो है आपने किसी बंदे को सप्लाई की है जिसको उससे आपने टैक्स लिया ही नहीं है, ठीक है, जानबूझकर, तो आपको सब सेक्शन 3 के तहत जो है आपको शोकाज नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है। सबसेक्शन 4, वेयर बाय रीजन ऑफ एनी इनएडवर्टेंस एरर और मिसकंस्ट्रक्शन एनी टैक्स आर चार्ज हैज नॉट बीन लेविड आर मेड or has been short levied or has been erroneously refunded, the person liable to the amount of tax or charge or the amount of refund erroneously made shall be served with the notice requiring him to show cause for payment of the amount specified in the notice, ठीक है। इसमें क्या है, सब सेक्शन में क्या है जी, जानबूझकर नहीं बल्कि आपने
इनएडवर्टेंस है, आपकी अनइंटेंशन है, अनइंटेंशनली का हुआ है, ठीक है। आपने किसी बंदे से चार्ज टैक्स जो है उसको उससे नहीं लिया, ठीक है, या लिया है तो आपने कोई कैलकुलेशन ऐसी की है, आपने उसको कम लिया है, ठीक है, या आपने रिफंड जो है वो करवाया है डिपार्टमेंट से, वो आपने रिफंड जो करवाया वो आपका, आपने आपको आपको ये पता था कि ये मेरा बनता है, हालांकि वो आपको आपका नहीं बनता था, ठीक है। यानी जानबूझकर नहीं आपने रिफंड करवाया, आपके आपकी जो सोच थी या आपकी जो आपने आपकी नज़र में वो आपका बनता था रिफंड, आपने वो करवा लिया जबकि वो आपका नहीं बनता था। उस केस में क्या होगा, आपको शो का नोटिस देगा डिपार्टमेंट कि आप वो हमें जो है वो वापस करें, ठीक है, क्यों ना आपसे ये वापस ले लिया जाए। तो आप उसमें अमाउंट जो है उसकी मेंशन की जाएगी शोकाज में, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ टैक्स आर चार्ज हैज नॉट बीन लेविड अंडर दिस सब सेक्शन द अमाउंट ऑफ टैक्स शैल बी रिकवर्ड एज टैक्स फ्रैक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। बाज़ ये क्या होता है, इसमें वो ये कह रहा है प्रोवाइजो में कि जब बाज़ ये होता है कि जो सप्लायर है, जो बंदा सप्लाई कर रहा है बिजनेस में, वो टैक्स जो है उससे चार्ज ही नहीं करता, उस पर लेवी नहीं करता, जिसको उसने सप्लाई की है उस पे उससे वो टैक्स लेता ही नहीं है, ठीक है, जानबूझकर नहीं, बल्कि उसको पता ही नहीं होता कि यार इस पे मैंने टैक्स पे लेना है, ठीक है। तो फिर क्या सीन होगा, फिर आप जो अपने उससे टैक्स लेना है वो टैक्स फ्रैक्शन है, क्या कंसेप्ट है, उसको इस्तेमाल करते हुए आपने उससे टैक्स लेना है। मसलन टैक्स फ्रैक्शन को मैंने आपको पहले बताया था रेगुलर क्लासेस में कि टैक्स फ्रैक्शन हम उस वक्त यूज़ करते हैं, ये इसके कंसेप्ट को यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें एक अमाउंट दी हुई हो, ठीक है, उसमें और उस अमाउंट में जो टैक्स का रेट है वो भी शामिल हो। मसलन हम ये कहते हैं जी ये अमाउंट 1,17,17,000 ये अमाउंट है, ठीक है, या 20,000 कह लें, 1,20,000 जो टोटल वैल्यू है, इसमें 17% जो सेल्स टैक्स है वो भी इंक्लूड है, ठीक है। अब इसमें से दोनों को सेपरेट करें, आप अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट बताएं कि कितनी सेल्स टैक्स की अमाउंट है, कितनी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, दोनों को अलग अलग करना, सेपरेट आउट करना, करने के लिए आप टैक्स फ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो कह रहा है कि जब आपके बंदे ने किसी को सप्लाई कर दी है लेकिन उस पर उसने टैक्स उससे नहीं लिया, टैक्स चार्ज नहीं किया, टैक्स लेवी नहीं किया, ठीक है, जिसको उसने सप्लाई की है, तो आप टैक्स जो आप जो जाहिर है जो सप्लाई की है उसकी वैल्यू तो है ना, उस वैल्यू में से टैक्स फ्रैक्शन के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप उसमें से टैक्स की वैल्यू को अलहदा करेंगे और टैक्स के अमाउंट को अलहदा करेंगे और उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो उसकी वैल्यू वो अलहदा करेंगे, ठीक है। जो टैक्स फ्रैक्शन के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए अमाउंट आएगी वो आप उसमें से उससे रिकवर करेंगे, ठीक है। Where any person required to withhold sales tax under the provisions of this act or the rules made thereunder fails to withhold the tax or withholds the same but fails to deposit the same in the prescribed manner। जब आप वो कहता है कि जब बंदा इसमें आपने 11(4)(a) में आपने क्या करना है, 11(4)(a) के ऑर्डर आपने कब करने हैं, जब एक बंदा सेल्स टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको ज़रूरी है कि वो सेल्स टैक्स में विद हेल्ड करे उसको, लेकिन विद होल्डिंग नहीं करता, टैक्स को विद होल्डिंग नहीं करता, तो या करता है लेकिन वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में डिपॉजिट नहीं करवाता, तो आपने उसको शो काज नोटिस देना है, तो आप 4(a) में देंगे, ठीक हो गया। फिर उसकी टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो डिटरमिन करेंगे, उसे वापस देंगे। अच्छा 5 है जी, सब सेक्शन 5 नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अनलेस नोटिस टू शो काज इज गिवन विद इन 5 years ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच। इसमें से सेल्स टैक्स इसमें एमसीक्यूज जो लग सकता है वो ये है कि आपने शो काज नोटिस कब देना है, कब तक दे सकते हैं, यानी अब ये नहीं है कि एक बंदा उसने रिटर्न फाइल कर दी है और 10 साल के बाद आप देखें जी उसकी रिटर्न का आप एनालिसिस करें और आपको पता चले जी इसने तो इस शार्ट पेमेंट की हुई है या इसने टैक्स पे ही नहीं किया था, इसका बनता था, या उसने रिफंड करवा लिया जो इसका नहीं बनता था, ठीक हो गया। तो ये 10 साल बाद आप नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है कि 5 साल, ला आपको कहता है कि आपने 5 साल तक उससे लेना है, 5 साल के बाद आप उसको शोकाज नोटिस नहीं कर सकते, विद इन 5 year करना है, लेकिन वो 5 year कहाँ से स्टार्ट होंगे, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रेलिवेंट डेट फॉल्स, ठीक है, जिस साल में वो रेलिवेंट डेट फॉल कर रही है उस साल खत्म होने के बाद वो साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद 5 साल स्टार्ट होंगे, तब तक उसको जो है वो नोटिस दे सकते हैं, शोकाज नोटिस, उसे रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप एमसीक्यूज के वाले से आपने ध्यान में रखना, दो चीज़ें रखनी है, एक तो ये आपको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डेट रेलिवेंट
डेट फॉल्स ये आपसे पूछ सकता है, दूसरा 5 ईयर पूछ सकता है, ये दोनों डेट्स आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के हवाले से। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन 120 days of issuance of show cause notice or within such extended period as the commissioner may for reasons to be recorded in writing fix, provided that such extended period shall not in so case in no case exceed 90 days। अब वो ये कह रहा है कि शो का जब नोटिस दे दिया, ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि उसके नॉर्मल कितने दिन में आपने ऑर्डर करना है, जो यूनिट ऑफिसर होता है 120 डेज में, ठीक है, 120 दिन एमसीक्यूज बन सकता है यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि जो कमिश्नर है उसने वजूहत बताते हुए उसने कितना करना है जी, वो 90 डेज तक कर सकता है, ये 90 डेज भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज। अच्छा, provided further that any period during which the proceedings are adjourned on account of a stay order or alternative dispute resolution proceedings or the time taken through adjournment by the petitioner not exceeding 60 days shall be excluded फ्रॉम द कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड। अच्छा, वो कहता है जो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपसे बंदा जो जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही होती है वो आपसे कहता है जी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, अभी मैं रिकॉर्ड लेकर आऊँगा, फिर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें ताकि रिकॉर्ड अपना इकट्ठा करूँ और आपको पेश करूँ, ठीक है। तो वो आप आपसे 1 वीक या 2 वीक की जो एडजमेंट ले लेता है, या आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग चल रही होती है उस केस में, ठीक है, या स्टे ऑर्डर है, तो जो तीनों चीज़ें हैं वो आपने वो माइनस करनी है, ठीक है, माइनस करनी है, लेकिन वो मैक्सिमम कितनी होगी, 60 दिन की, इससे ज़्यादा की वो आपने उसको अकाउंट फॉर नहीं करना। 60 डेज की मैक्सिमम प्रोसीडिंग, ये तीनों को ऐड करके, यानी 10 दिन जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की वजह से केस नहीं उसकी हियरिंग नहीं हो पाई, ठीक है। 15 दिन आप कह लें, 1 माह कह लें, बल्कि स्टे ऑर्डर था, उस वजह से उसकी प्रोसीडिंग नहीं हो पाई, ठीक है। और कुछ जो अर्जेंटमेंट उसने मांगी थी, बाकी जो है हम 15 दिन कह लें, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके वो आपने 60 डेज मैक्सिमम जो है उसमें से माइनस करने हैं 120 दिन में से, ठीक है। अच्छा, उसको अकाउंट अकाउंट फार करते हुए इसमें से एमसीक्यू बन सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। सो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एनीथिंग इन सबसेक्शन 1 वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू नॉट बिलो द रैंक ऑफ। अच्छा, अब ये होता है जब आप यहाँ एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11(6) में जो मिनिमम टैक्स लायबिलिटी है, जब एक बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता तो हम क्या करते हैं, पिछले साल की उसकी रिटर्न देखते हैं, उस रिटर्न को बेस बनाकर हम उस पे उसके खिलाफ जो है वो ऑर्डर पास कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो क्या है जी, ये कंसेप्ट है मिनिमम टैक्स लायबिलिटी का। मिनिमम टैक्स लायबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो उसके अगर हम ऑर्डर करते हैं वो सेक्शन 6 है, 11(6) सब सेक्शन 6, ठीक हो गया। इसमें करते हैं, ये कम से कम कौन सा बंदा कर सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर का, ठीक हो गया। ये आप ध्यान में रखिएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन रेलिवेंट डेट मीन्स, इसमें आपको बताना चाहिए रेलिवेंट डेट का क्या मुराद है, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आर चार्ज एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6, ये आप ना ही करें, ये आपको करनी पड़ेगी। इन केस वेयर टैक्स आर चार्ज हैज बीन erroneously रिफंडेड द रेलिवेंट डेट मीन ऐसे आएगा। इन केस वेयर टैक्स आर चार्ज हैज बीन erroneously रिफंडेड द डेट द ड्यू डेट या रेलिवेंट डेट विल बी, ठीक है, क्या होगा, डेट ऑफ रिस्पॉन्ड, एक दो और बना देगा, एमसीक्यूज बना कर आपसे पूछ लेगा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आवाज आ रही है मुख्तार, क्लियर है आवाज? जी जी सर, क्लियर है। ओके ओके, वेट कीजिएगा।
अच्छा जी, आगे सेक्शन है जनाब, शार्ट पेड अमाउंट्स रिकवरेबल विदाउट नोटिस। एक तो इसका आपको सेक्शन पता होना चाहिए कौन सा है, ठीक है। इसमें ये है, वो कहता है कि इस सब सेक्शन में जो एमसीक्यूज बन सकता है वो है जी। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब कोई बंदा ऐसा है कि जिसने रिटर्न अपनी फाइल की है और उसमें ये बताया कि मेरा ये टैक्स बनता है और ये मैंने पे कर दिया है। मसलन 1 मिलियन आपका टैक्स बनता था, आपने रिटर्न में ये शो की है रिटर्न के मुताबिक, लेकिन आपने वो जमा नहीं करवाया गवर्नमेंट के एक्सचेकर में, वो आपने डिपॉजिट नहीं करवाया, ठीक है। तो क्या सीन होगा, तो आप उसको शो का नोटिस दिए बगैर उसको उससे आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से एमसीक्यू जो बन सकता है वो यही है कि एक तो एमसीक्यू इसका हेडिंग, ठीक है। और दूसरा वो आपसे ये पूछ सकता है कि क्या शार्ट पेड अमाउंट है, ठीक है, अगर आपने अगर रिटर्न में आपने शो कर दी है लेकिन आपने उसको पे नहीं किया एक्चुअली, ठीक है, तो फिर क्या सीन है। फिर आप ये देखें, as indicated in the return, the short paid amount of tax along with default charge shall be recovered from such person by stopping removal। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे, रिमूवल कर सकता है, बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है, ठीक है। जो भी है, तीन चार आपसे पूछ सकता है, कोई एक उसमें से रॉन्ग होगा, बाकी तीन आपके ठीक हो सकते हैं, ठीक है। इस हवाले से उसको देख लीजिएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि आपने, अच्छा एक और इसमें आपने ध्यान में रखना है, जो दूसरी सेक्शन 48 में जो हमने ये चीज़ें आगे जाकर देखेंगे भी, सेक्शन 48 में जो चीज़ें दी हुई हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको आपने नहीं ब्रेक करना, ठीक है, उनको फॉलो करना है विदाउट प्रोजुडिस टू एनी अदर एक्शन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 48। हाँ, इसमें से एक और एमसीक्यू वो ऐसे पूछ सकता है कि शार्ट पेड अमाउंट आर रिकवरेबल विदाउट नोटिस अंडर सेक्शन फलां, ठीक है, 11A, ये आप जेन में रखिएगा। अच्छा, एंड विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 48, ठीक है। वो कहता है कि विदाउट नोटिस, विदाउट शो का नोटिस, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो विदाउट प्रेजुडिस, लेकिन टू एनी अदर एक्शन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 48, लेकिन दूसरा दूसरे जो रूल्स हैं, जो प्रोविजन दी हुई हैं सेक्शन 48 में, उनको आपने फॉलो करना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो पेनल्टी है, कहता पेनल्टी अंडर सेक्शन 33, आपने अगर उसको रिकवर करनी है तो उसका शो काज दिए बगैर उसको आपने नहीं इम्पोज करनी है उस पर, ठीक है। नो प्रोवाइडेड दैट नो पेनल्टी अंडर सेक्शन 33 ऑफ दिस एक्ट शैल बी इम्पोज अनलेस अ शो काज नोटिस इज गिवन टू सच पर्सन, ठीक है। पेनल्टी जो आपने इम्पोज करनी है वो सेक्शन 33 के में जो है उसमें आपने शो काज देना है, उसको देना 11 सेक्शन 11 में है, लेकिन पेनल्टी जो होगी वो सेक्शन 33 की होगी। अच्छा, असेसमेंट गिविंग टू इफेक्ट टू एन अदर। अच्छा, इसमें आपने एक चीज इसमें देखने वाली है आपकी, इसमें आपने ये देखना है विद इन इफेक्ट कौन सा देना है आपने, विद इन 1 ईयर, ठीक है। ये आप इसको देख लीजिएगा, ये आपसे ईयर पूछ सकता है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर अपील अपील ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज द केस मे बी was served on the commissioner or officer of inland revenue, ठीक है। ये 1 ईयर का आपसे पूछ सकता है, ये इसमें इस हवाले से इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, आगे आ जाएं। अच्छा, इसमें भी एक ईयर का इसमें है, हाँ जी, इसमें shall pass the new order within 1 year from the end of the financial year in which the commissioner or commissioner appeals or the officer of inland revenue as the case may be is served with the order, ठीक है। ये 1 ईयर इंपॉर्टेंट है, इसको इस हवाले से आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, सुपरवाइजर कोई रहने नहीं है, सुपरवाइजर इतना कोई अहम नहीं है। पावर ऑफ 11C है, पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज टू मॉडिफाई ऑर्डर्स। अच्छा, इसमें से एमसीक्यूज क्या बनता है अभी देख लेते हैं। 1 में तो नहीं बन रहा। हाँ जी, इसमें ये भी विद इन 1 ईयर अगर आपने कोई मॉडिफाई करना है तो वन विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ रिसीट, दो चीज़ हो सकता है। इसमें से कंफ्यूज आपको कर सकता है, एक तो 1 ईयर का कर सकता है कि कितने ईयर के बाद में आपने करना है, विद इन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, ठीक है, ये वाला। दूसरा आपको वो ये डेट ऑफ रिसीट कह सकता है, या एंड ऑफ फाइनेंशियल, जो डेट 1 ईयर स्टार्ट कहाँ से होगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिसीजन से, या डेट ऑफ इन विच
जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड होने के बाद जो उसके बाद एक ईयर स्टार्ट होगा, या जो डेट ऑफ रिसीट है डिसीजन की उससे एक साल शुरू होगा। ठीक है, वो साल जो है 1 ईयर का पीरियड है, वो डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिसीजन से स्टार्ट होगा, ना कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने से। ये दोनों में अपने फर्क को ध्यान में रखना है। अच्छा, एग्जाम्पशन सेक्शन 13 हेडिंग भी देखिएगा। अच्छा, नॉट स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, supply of goods or import of goods specified in 6 schedule shall subject to such condition। ठीक है, अब जो छठे स्केड्यूल में एमसीक्यू बन सकता है कि कौन कौन से स्केड्यूल में गुड्स हैं एग्जेम्प्टेड हैं। जो 6वें स्केड्यूल यानी 6 स्केड्यूल में जो भी गुड आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी, उन पे सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। ठीक हो गया, जो भी 6 स्केड्यूल में आएगी। ये एमसीक्यू बन सकता है। notwithstanding and the provision of subsection 1, the federal government may whenever। अच्छा, ये तो उसने इसको अब करने की जरूरत नहीं है, ये पता है आप सबको कि गवर्नमेंट जो है वो जब चाहे किसी चीज़ को कह सकती है जी ये एग्जाम्प्ट है। ठीक है, कोई मसला नहीं है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट हैज़ द पावर। अच्छा, आगे चलें। द एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 2 मे बी अलाउड फ्रॉम, ये भी छोड़ें। द बोर्ड शैल प्लेस बिफोर नेशनल असेंबली ऑल, इसको भी छोड़ें। अच्छा हाँ, इसमें आप देख सकते हैं, ये इसमें से बन सकता है बोर्ड शैल प्लेस बिफोर द नेशनल असेंबली ऑल नोटिफिकेशन इशूड अंडर। अब ये एमसीक्यूज बन सकता है, बिफोर द नेशनल असेंबली, बिफोर द सेनेट, इस तरह से बिफोर द कैबिनेट, इस तरह से एमसीक्यूज बन सकता है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि बोर्ड जो है जो भी फाइनेंशियल ईयर में उसने नोटिफिकेशन इशू किए हैं वो नेशनल असेंबली के सामने पेश करेगा। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। इसको भी रहने में। इसको भी। अच्छा जी, सेक्शन है जी 14, रजिस्ट्रेशन। समझ आ रही है आपको? बताइएगा थोड़ा सा। अ, रियाज, आवाज़ आ रही है यस आप? सर, आ रही है। जी, क्लियर है? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, बस एमसीक्यूज के हवाले से इसको लेके चल रहा हूँ ताकि एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, रजिस्ट्रेशन थैंक आज यू। रजिस्ट्रेशन है जी एवरी पर्सन। अब अच्छा, अब जो यहाँ पे चीज़ें आएंगी, इन लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अपने आप को, 1 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा, इन लोगों ने बाय डिफॉल्ट अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना है। ठीक है, एवरी पर्सन एंगेज इन मेकिंग टैक्स ऑफ सप्लाईज इन पाकिस्तान एक्सक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, including zero rated supplies in the course or furtherance of any taxable activity carried on by him falling in any of the following categories if not already registered is required to be registered under this act। ठीक है, जो नीचे दिए गए हैं लोग हैं जो टैक्सेबल सप्लाई में टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। आप देखें, ये भी आप देखें, अगर एक बंदा जीरो रेटेड सप्लाई भी कर रहा है और वो ये है यानी मैन्युफैक्चरर है, लेकिन वो कॉटन इंडस्ट्री में फॉल नहीं करता। ठीक है, अगर एक बंदा जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है और वो मैन्युफैक्चरर है, लेकिन ऐसा मैन्युफैक्चरर जो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आता, लेकिन उसकी सप्लाई जीरो रेटेड है, फिर भी उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाए। ठीक है। अच्छा जी, कैसे कौन कौन से लोग हैं जी? मैन्युफैक्चरर हु इज नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, उसने भी होना है। रिटेलर हु इज लाइबल टू पे सेल्स टैक्स अंडर द एक्ट आर रूल्स मेड देयर अंडर एक्सक्लूडिंग सच रिटेलर रिक्वायर्ड टू पे सेल्स टैक्स थ्रू हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 3। ठीक है, इंपोर्टर है, हर इंपोर्टर ने होना है, अपने आप को रजिस्टर करवाना है। एन एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन सेल्स टैक्स रिफंड अगेंस्ट हिज जीरो रेटेड सप्लाईज। ठीक है। अच्छा, आज होलसेलर है, कोई डीलर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको अच्छा इनको ना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए इनको रजिस्टर करना। अगर ये खुद रजिस्टर नहीं करवाते अपने आप को तो हमारे लिए तो मुश्किल इसलिए होता है कि हमें पता नहीं होता। हम थोड़ा सा मुश्किल होता है इस चीज़ को डिफाइन करना कि यार ये होलसेलर है या नहीं। ठीक है, तो जो कंपनी है, कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो तो दे देते हैं, वो तो उनसे बंदा सर्टिफिकेट ले लेता है कि यार उनका जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का या किसने ली हो या डीलर का या होलसेलर का। जो बाकी बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी परचेजेस होती हैं वो मुख्तलिफ लोगों से कर रहे होते हैं। वो खुद बिजनेस अच्छे लेवल पे कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनके सप्लायर होते हैं वो बल्क में होते हैं। आप कह लें 10 मिलियन का वहाँ से लिया, 5 मिलियन का वहाँ से लिया,
तो वो कंपनी नहीं होते, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड उनका कोई सिस्टम नहीं होता, तो उनसे फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस तरह उनको ना रजिस्टर करना। बाकी बहरहाल ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाना है सेल्स टैक्स में। अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर फेडरल लॉ और प्रोविंशियल लॉ टू बी रजिस्टर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एनी ड्यूटी और टैक्स टैक्स कलेक्टेड और पेड एज इफ इट वर अ लेवी ऑफ, ठीक है, ये भी ये कोई इतना अहम नहीं है, बहरहाल आप देख लीजिएगा इसको, एमसीक्यूज के हवाले से ये इतना अहम नहीं है। पर्सन पर्सन नॉट एंगेज्ड in making of taxable supplies in Pakistan if required to be registered for making imports or exports or under any provisions of the act or any other federal law may apply for registration, ठीक है। अच्छा ये भी आपको देख लीजिएगा, वो हो सकता है आपसे कि जो बंदे मैं टेक्सटाइल सप्लाई पाकिस्तान में नहीं कर रहे, ठीक है, इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है उन्होंने, तो फिर वो उसमें क्या वो अपने रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को, मे अप्लाई, उनकी मर्जी है, बाइंडिंग नहीं है यानी। द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट शैल बी रेगुलेटेड इन सच मैनर एज अ बोर्ड में, ठीक है, वो बोर्ड रूल बता देगा कि ऐसे ऐसे करना है। अच्छा ये देखें जो ब्लू है ये कलर, ये अभी ऑर्डिनेंस आया है, आप देखें इसमें न्यू सेक्शन 14 है इंसर्टेड बाय टैक्स लॉज अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, ये सितंबर 2021 में अभी 2 माह पहले जो ऑर्डिनेंस आया उसमें इसको ऐड किया। बड़ी हार्श ये एक आप कह लें सेक्शन है, ठीक है, इसको आप देखिएगा लाजमी। इसको एक तो इसका ये हेडिंग होगी, ठीक है, दूसरा वो ये कह रहा है क्या है जी इसमें, एनी पर्सन इंक्लूडिंग टीयर वन रिटेलर हु फेल्स टू रजिस्टर फॉर सेल्स एक्सपर्ट, इसमें वो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट जो बोर्ड है उसको एम्पावर किया है, ठीक है, कि गैस और जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनने वो ऑर्डर उन्हें कह दे कि फलां फलां बंदा जो है उसको आप जो है उसके बिजली का या गैस का कनेक्शन है उसको डिसकंटिन्यू कर दें, काट दें। कि कौन कौन से बंदे हैं, देखें जी, एनी पर्सन इंक्लूडिंग टीयर वन रिटेलर्स हु फेल टू रजिस्टर फॉर सेल्स टैक्स पर्पज, ठीक है, जो बंदा सेल्स टैक्स पर्पज में आप उसको रजिस्टर करवाना कहते हैं जो रजिस्टर हो, वो रजिस्टर नहीं करता अपने आप को, ठीक है, तो बोर्ड कैसे, ये आप इसमें पावर का पता होना चाहिए, कमिश्नर नहीं बल्कि बोर्ड कहेगा। यहाँ से ये आपको नजर आ रहा है कि बोर्ड कहेगा, बोर्ड की बात है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कह दे कि वो उसको इसके मीटर को काट दें, गैस का हो या बिजली का हो, जो अपने आप को रजिस्टर नहीं कहलाता करवाता, ठीक है। अच्छा नोटिफाइड टीयर वन रिटेलर रजिस्टर्ड बट नॉट इंटीग्रेटेड विद द बोर्ड्स कंप्यूटराइज सिस्टम, ऐसा दूसरा बंदा कौन सा है, ऐसा बंदा जो टीयर वन रिटेलर जिसको नोटिफाई कर दिया है। नोटिफाई करने का मतलब ये होता है कि बोर्ड हर महीने में, हर महीने 5-6 तारीख को तकरीबन या 8 भी चली जाती है, एक लिस्ट जारी करता है। पिछले तकरीबन 5 माह से ये सिलसिला जारी है। हर माह जो है 4-5 तारीख को लिस्ट जारी करता है, उनमें लिस्ट में बताता है कि ये बंदे जो हैं ये टीयर वन रिटेलर हैं, ठीक है। तो अब ये वो हैं, वो नोटिफाई है, नोटिफिकेशन होता है बाकायदा, कि मैं आपसे शेयर भी करूँगा बाद में, मुझे याद करवाइएगा कि ये जो बंदे हैं ये टीयर वन रिटेलर हैं, ठीक है। ये तो ये वो उनकी बात कर रहा है, नोटिफाइड टीयर वन रिटेलर, अगर उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को बोर्ड के जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करे, अगर वो नहीं करता तो बोर्ड इसका डिसकंटिन्यू करवा सकता है, ठीक हो गया, बिजली का या गैस का कनेक्शन, प्रोवाइडेड एट अपॉन रजिस्ट्रेशन और इंटीग्रेशन एज द केस में बी ऑफ द above said persons द बोर्ड शैल नोटिफाई द रजिस्ट्रेशन रिस्टोरेशन ऑफ द गैस, ठीक है। जो जब वो इंटीग्रेट हो गया तो उसको बोर्ड कह देगा कि ठीक है इसको रिस्टोरेशन इसके ऑर्डर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो उसे बोर्ड उसे कह देगा कि इसको अब इसका जो गैस का कनेक्शन या बिजली का है कनेक्शन है वो रिस्टोर कर दिया जाए, ठीक हो गया। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आपको पता होना चाहिए कि ये मिट हो चुके हैं, ठीक है। ये नहीं कहना है कि जी हमें एहसान उल्लाह क्या बताएं। सर ये इसमें जो इंटीग्रेटेड का लफ्ज है इसका मतलब ये है कि वो अपना कंप्यूटर एफबीआर के कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर लेगा। जी बिल्कुल करता है, आपको आपने सुना होगा पिछले 3-4 दिन से अब वो एक इन्होंने रिवार्ड का सिस्टम भी, एक ब्रोशर सा भी अनाउंस किया है, ऐसे ही है, आपने जी सर। देखा होगा, वो 10 लाख तक मेरा ख्याल वो रिवार्ड दे रहे हैं, ठीक है। जी हाँ जी ऐसे ही है, जो टीयर में रिटेलर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने सिस्टम को, बोर्ड का जो सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट करे, कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए, जाहिर है, ठीक है। तो जब भी वो इनवाइस इशू करेंगे उस सिस्टम से, उस कंप्यूटर से जो कि इंटीग्रेट होगा, पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर।
अच्छा, ये आपको मैंने बताया कि ये आपको पता होना चाहिए, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये सब जो सेक्शन है ये मिट हो चुके हैं। आगे 21 पे आ जाएं। डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये भी बहुत अहम है, इसको भी आपको पता होना चाहिए सेक्शन कौन सा है। अच्छा, द बोर्ड आर ऑफिसर authorized in this behalf may subject to rules deregister a registered person or such class of registered person not required to be registered in the result। आप देखें, एक ये बोर्ड बोर्ड या ऑफिसर, नॉर्मली कमिश्नर होते हैं, वो कमिश्नर को ऑथराइज करता है बोर्ड, वो किसी बंदे को डी रजिस्टर कर सकते हैं। बंदा कहता है मैंने बिजनेस खत्म कर दिया तो मुझे सेल्स टैक्स डी रजिस्टर किया जाए, वो एप्लीकेशन देगा कमिश्नर को, कमिश्नर प्रोसीडिंग सारी करके उसे डी रजिस्टर कर सकता है। तो वो कमिश्नर जो डी रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में करता है? 21(1) में, ठीक है। बोर्ड या कमिश्नर डी रजिस्टर किसी बंदे को कौन से सेक्शन में करता है? 21(1) में, ठीक है। ये सेक्शन 21, उसका सब सेक्शन 1, 21(1), ठीक हो गया। आगे चलते हैं। Notwithstanding anything contained in this act, in cases where the commissioner is satisfied that a registered person is found to be have issued fake invoices or has otherwise committed tax fraud, he may blacklist such person or suspend his registration in accordance with such procedure as the board may। अच्छा, अब ये देखें, इसमें दो एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक आपसे वो ये पूछेगा कि जो अ, आपको ब्लैकलिस्ट करता है या सस्पेंड करता है वो कौन करता है? वो कमिश्नर करता है, ठीक हो गया। या आपने ये बोर्ड या चीफ कमिश्नर नहीं लिखना वहाँ पे, ठीक है। कमिश्नर करता है किसी बंदे को ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड। अच्छा, अच्छा, और उसमें से कौन सा बन सकता है जी? और उसमें से पूछ सकता है कि कौन सा सेक्शन है, सब सेक्शन है, तो 21(2) है। एक ये सब सेक्शन सेक्शन 21(1) भी आपको पता होना चाहिए उसमें क्या करता है। 21(2) का भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द इनवॉइसेज इशूड बाय सच पर्सन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड फॉर द पर्पसेज ऑफ सेल्स टैक्स रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक हो गया। एंड once such person is blacklisted, the refund or input tax credit claimed against the invoices issued by him, whether prior or after such blacklisting, shall be rejected through a self-speaking appealable order and after affording an opportunity of being heard to a such person, ठीक है। वो ये कह रहा है कि अगर सस्पेंशन जिस तरह जो सस्पेंड कमिश्नर ने आपको सस्पेंड कर दिया सेक्शन सब सेक्शन 2 में किसी बंदे को, ठीक है, जो इनवाइस उसने की है इशू करेगा वो, तो उनके अगेंस्ट रिफंड नहीं लिया जा सकता ना, उसको उसका जो इनपुट है वो उसका क्लेम किया जा सकता है। और जब बंदा फर्दर जो है, पहले सस्पेंशन होती है फिर ब्लैक लिस्टिंग होती है, जब ब्लैक लिस्टिंग हो जाती है तो फिर उसकी सारी की सारी जो उसने सस्पेंशन में, ये तो ये होता है ना, जब वो बंदा सस्पेंड है उसके बाद जो उसकी इनवाइस इशू करेगा उसके अगेंस्ट क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा, जो बंदा उससे परचेज करेगा। जो बंदा ब्लैक लिस्टेड बंदे से सॉरी सस्पेंडेड बंदा है, उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुई हुई है, उससे परचेज करेगा, तो जो बंदा परचेज कर रहा है उसको किसी किस्म का इनपुट टैक्स का क्लेम वो नहीं कर पाएगा, ना ही रिफंड करवा पाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसलिए कहते हैं जी आपने जो हमेशा जब परचेज करनी है तो ऐसे बंदे से करनी है जो बंदा ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड ना हो, ठीक है। अब ये तो हो गया जिस दौरान वो रहे जितने अरसे के लिए वो रहेगा सस्पेंड, उतने अरसे के लिए उसकी सिर्फ। अब लेकिन जो बंदा ब्लैक लिस्ट हो जाता है, फिर ब्लैक लिस्ट होने के बाद जो उसकी इनवाइसेस उसने पहले इशू की हैं, या जिस आज मैं ब्लैक लिस्ट हुआ हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले भी इनवाइस इशू की हैं, उनके अगेंस्ट भी रिफंड नहीं जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो ले पाएगा। और जो आज के बाद मैं इनवाइस इशू करूंगा उनके अगेंस्ट भी रिफंड जो है मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूँ वो क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक हो गया। लेकिन वो ये कह रहा है उसको रिजेक्ट आपने करना है, अगर किसी ने क्लेम किया है तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी है और उसको मौका देना है आपने लाजमी, ठीक है। अपीलेबल ऑर्डर का मतलब ये है कि आप अपील ऐसा ऑर्डर करेंगे जो अपीलेबल होगा, ठीक हो गया। अच्छा, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट वेयर द बोर्ड द कंसर्न कमिश्नर or any officer authorized by the board in this behalf has reasons to believe that a registered person engaged in issuing fake or flying invoices, claiming fraudulent input tax or funds, does not physically exist or conduct actual business, or is committing any other fraudulent activity. The board concerned commissioner or such officer may, after recording reasons in writing, block the refunds or input tax adjustments of such person and direct the concerned commissioner having jurisdiction for further investigation and appropriate legal action, ठीक है। जो बंदा पता लग जाता है कि वो बंदा जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
ठीक है, लेकिन वो फ्लाइंग इनवाइसेस भी है, वो भी जनरेट कर रहा है, और इनपुट टैक्स जो है वो भी क्लेम करता जा रहा है। तो वो क्या करेगा, जो कमिश्नर है या बोर्ड है, वो किसी उसको ब्लॉक, उसके रिफंड को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और उसको और इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है उस बंदे की, वो भी जो है उसके लिए फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन भी उसके अगेंस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये आपने सेक्शन 11 आपने लाजमी देखना है, इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 1 में क्या है पता होना चाहिए, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।